हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है? लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लाइट लाइट आपकी इंसिडेंट हुई किसी मिरर पर, रिफ्लेक्ट हो गई, बीच में आपने ड्रॉ करा नॉर्मल, तो पता लगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ये इक्वल होते क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन कोई भी साइंटिस्ट नहीं दे पा रहा था। या फिर जब लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है दूसरे मीडियम में, तो फिर साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है। लेकिन ये क्यों हमेशा कांस्टेंट बना रहता है? क्यों लाइट रेज रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के लॉस को फॉलो करती हैं? इसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे पा रहा था। इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए हाइगेंस ने एक अपना कंसेप्ट रखा और इसको, इन दोनों ही फिनोमिनन्स को उन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। तो हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है? हाइगेंस प्रिंसिपल एक सिंपल सा फिनोमिनन है और एक नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन है ये। उन्होंने कोई नई बात नहीं बनाई। देखो, एक सामने एक दीवार है, दीवार पर एक रस्सी आपने बांध दी है। अब रस्सी का जो खुला सिरा है, इसे लेकर आप इसे मूवमेंट दे रहे हैं, तो रस्सी में लहर बनी और यहाँ तक पहुंच गई, आगे तक। लेकिन आपने तो सिर्फ एक ही पार्टिकल को मोशन दिया था, तो दूसरे पार्टिकल तक ये कैसे पहुंच गया, यहाँ तक कैसे पहुंच गया? इसका मतलब इस पार्टिकल ने अपना मोशन नेक्स्ट पार्टिकल को दिया, नेक्स्ट पार्टिकल ने अपना मोशन अपने अगले वाले पार्टिकल को दिया, इस पार्टिकल ने फिर दिया। अब यहाँ देखो, इस पार्टिकल के लिए सोर्स कौन है? आपने इसे मोशन दे रखा। लेकिन अगले वाले पार्टिकल के लिए सोर्स कौन बना? पिछला वाला पार्टिकल। इस पार्टिकल के लिए सोर्स कौन बना? ये वाला पार्टिकल। बस इतनी सी बात उन्होंने बताई और नया कंसेप्ट सामने आ गया। पहली बात उन्होंने क्या कही? पहली बात उन्होंने कही कि every particle on a given wave front act as new source। गिवन वेव फ्रंट पर हर पार्टिकल अपने आप में एक नए सोर्स की तरह से बिहेव करता है। पहला बात उन्होंने ये बताई। और ये कोई बात ये नेचुरल भी है। इस तीसरे वाले पार्टिकल को कहां से मिली एनर्जी? दूसरे वाले पार्टिकल से मिली ना। तो दूसरे वाले पार्टिकल ने तीसरे वाले पार्टिकल के लिए सोर्स की तरह बिहेव कर दिया। इन्होंने कोई नई बात नहीं बनाई, जो कॉमन ऑब्जर्वेशन था उन्होंने कहा ठीक है भाई, बात समझ आ गई। तो एवरी पार्टिकल इन गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज न्यू सोर्स। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट दिया था हाइगेंस ने, उस दिया था लाइट के लिए। अब बाद में पता लगा कि लाइट के लिए नहीं, ये तो हर तरह की वेव के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं यहाँ वर्ड लगा दूंगा। अगर हम हाइगेंस प्रिंसिपल के वर्ड्स को देखें तो उन्होंने लाइट के लिए दिया था ये फिनोमिनन, लेकिन बाद में एप्लीकेबल पाया गया हर तरह की वेव के लिए। तो एवरी पार्टिकल ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज न्यू सोर्स। सेकंड उन्होंने क्या कहा? सेकंड बात उन्होंने क्या कही? उन्होंने ये कही कि दिस पार्टिकल जो सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, दिस पार्टिकल एमिट सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स, वेव ना दे करके, वेव ना वर्ड बोल के वेवलेट्स कहा। कहा? इन ऑल द डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में सोर्स एक पार्टिकल की तरह, पार्टिकल ऑफ मीडियम सोर्स की तरह बिहेव करने लगा, और ये जो पार्टिकल सोर्स की तरह बिहेव करने लगा, ये हर एक डायरेक्शन में अपनी सेकेंडरी वेवलेट्स निकाल रहा है। ठीक है। अब इसके बाद देख, एक डायग्राम पर आ जाए। ये कहीं पर वेव का प्रोपगेशन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और ये एक प्लेन वेव फ्रंट है। कौन सा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट है। 2 मिनट। हाँ जी, उन्होंने कहा कि गिवन वेव फ्रंट पर सारे के सारे पार्टिकल सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। अब ये पार्टिकल है, ये अपने अंदर से वेव निकाल रहा है, ये पार्टिकल अपने अंदर से वेव निकाल रहा है, ये पार्टिकल वेव निकाल रहा है, ये पार्टिकल भी अपने अंदर से सेकेंडरी वेवलेट्स निकाल रहे हैं, सारे पार्टिकल। तो अब टी टाइम के बाद ये वेव फ्रंट कहां पहुंचेगा? इसे जानने के लिए आप डिस्टेंस लो c इंटू टी, सी स्पीड ऑफ लाइट इंटू टी। सी टी रेडियस के सर्कल्स ड्रॉ कर लो।
CT रेडियस के सर्कल्स ड्रॉ कर लिए आपने डिफरेंट पार्टिकल्स को सेंटर बनाकर, डिफरेंट पार्टिकल्स को सेंटर बनाकर CT रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया। मतलब ये कि इस पार्टिकल से t टाइम में कितनी दूर चली गई लाइट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू वेलोसिटी, कितनी दूर चली जाएगी c इंटू टी, इधर c इंटू टी इधर, c इंटू टी इधर, c इंटू टी इधर, तो सेकेंडरी वेवलेट्स कहाँ पहुंच गई। इसे पता लगाने के लिए सर्कल बना लो। इस पार्टिकल, जिस पार्टिकल ने सोर्स की तरह बिहेव करा, इस पार्टिकल को लो सेंटर और सर्किल की रेडियस ले लो, कितनी ले लो, सर्किल की रेडियस ले लो ct। ठीक है, तो क्या होगा फिर आपको पता लग जाएगा सेकेंडरी वेवलेट्स क्या बनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, टेंजेंट ड्रॉ कर लो, टेंजेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये कौन सी, टेंजेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। उन्होंने ये कहा कि जो टेंजेंट आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करी है, बस यही जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट इज द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट एट टाइम टी टाइम के बाद में इस जो मैंने ये बनाया है वेव फ्रंट ए बी, इस टी टाइम के बाद में इस ए बी की नई पोजीशन कितनी होगी, ए डैश बी डैश। अब उनसे ये बात पूछी गई कि भाई पीछे वाले को आपने क्यों छोड़ दिया, टेंजेंट तो पीछे भी ड्रॉ करवाई। तो मैथमेटिकली हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। या यूं समझो कि पहले भी आपको ये बात बताई थी, इधर आपका ये सोर्स है, सोर्स से दूर की तरफ हमेशा प्रोपेगेशन होता है वेव का, सोर्स से बैकवर्ड सोर्स की तरफ को वापस वेव नहीं आती जब तक कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कोई ना कोई फिनोमिनन ना हो। तो इसलिए क्योंकि सोर्स की तरफ वाला जो आपका टेंजेंट है ये कंसिडर नहीं करा जाएगा, इसे हम छोड़ देंगे। और जो सोर्स से दूर की तरफ का टेंजेंट है, इन सारे सर्कल्स को मिलाते हुए, दिस टेंजेंट इज द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट ए डैश बी डैश आफ्टर टाइम टी। ये जो टेंजेंट बनी है, यही टेंजेंट एक्चुअली वेव फ्रंट है। कौन सा वाला वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है ए बी वेव फ्रंट, जो पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, इस ए डैश बी डैश पर पहुंच गया। कितने टाइम में पहुंच गया, टी टाइम में पहुंच गया। अब कुछ देर के बाद इसकी नई पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर एक नया सर्किल बना दोगे, तो इस तरह से वेव फ्रंट आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इस फिनोमिनन पर, इसी बेस पर उन्होंने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया था, कल एक्सप्लेन करेंगे उसे हम।